कांग्रेस पार्टी ने जब 30 लोगों की सूची जारी करी और जिनकी सूची जारी हुई है पुराने चेहरे, घिसे पीटे चेहरे, जिनका मैदान में कहीं कोई औचित्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस सूची के साथ कांग्रेस पार्टी की हार तय हो गई है। 8 टिकट बदल दिए, 8 प्रत्याशी बदल दिए, 40% हो गया है ना। यदि राजनांदगांव भी कहेंगे तो नया ही प्रत्याशी है, 20 में से 9। मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जीतने की क्षमता जिनकी होगी पार्टी हाईकमांड निर्णय करेंगे ना। तो जहां जहां बदला गया है तो जो जीतने वाली संभावनाओं वाली प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया गया है। अब इसमें मुझे लगता है कि उनको ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उनको अपनी पार्टी के बारे में, अपने हस्त्र के बारे में उनको सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि चुनावी समर सज चुका है, दोनों ओर से सेनाएं मैदान में हैं और इंतजार था कि सेनापति कौन होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो भी कुछ तस्वीर साफ हो गई है। पहले चरण के मतदान जहां होने हैं वहां तो कम से कम साफ है कि किसके खिलाफ कौन लड़ेगा। एक एक सीट दोनों ओर से घोषित होनी बाकी है। ऐसे में जब टिकट कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं, अपने पत्ते खोल दिए हैं, तो क्या राजनीतिक समीकरण बन रहा है, किस तरीके के स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस मैदान में है और ये स्ट्रेटेजी कितनी सफल होगी, इन्हीं सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं तेज तर्रार नेता श्री कुमार मेनन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण करेंगे गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को यहीं शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और जो कांग्रेस के 30 उम्मीदवार हैं उनके घोषणा के साथ ही राजनीतिक रूप से जो चुनाव है वो खुल गया है, तस्वीरें सामने हैं। अब एक एक करके विश्लेषण को समझने की कोशिश करते हैं। और जो बयान सुनने मिल रहे हैं जिसमें बीजेपी इस बात की आलोचना कर रही है कि इनके यहाँ तो घिसे पीटे पुराने चेहरे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले श्री कुमार मेनन जी की ओर आता हूँ। श्री कुमार जी, पहले चरण के साथ दूसरे चरण के भी नाम आपने घोषित कर दिए हैं, पर इन नामों में मंत्री पुराने, विधायक पुराने, 8 लोगों को ही आप बदल पाए पूरी एक्सरसाइज के बाद भी। क्या ये रणनीति जो आप लोगों की थी कि नए चेहरे आएंगे, उसमें आप लोग खरे उतर पाए हैं या नहीं? देखिए मोहन जी, ऐसा है कि पार्टी के अंदर में टिकट के लिए जब चर्चा होती है या एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एक एनालिसिस करने का एक तरीका होता है उसके तहत पालन किया गया है। हर स्तर पे कार्यकर्ता का फीडबैक, नेताओं का फीडबैक, आम जनता का फीडबैक के साथ साथ जो चुनाव लड़े हुए हैं, जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं, उनके बारे में हर चीज पता लगाने के बाद ही ये प्रक्रिया अपनाई गई है। और एक एक सीट के संबंध में बहुत लंबी चर्चा हुई है, हर स्तर पे चर्चा हुई है। तो कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई बहुत जल्दीबाजी में या बहुत ऐसे तरीके से किया जिससे कि गलत टिकट बांटने की कोई स्थिति आए। कुछ लोगों के टिकट के कटने के संबंध में बात आ रही है तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं संगठन के अंदर में कई लोग उसमें से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, कोई संगठन में काम कर सकते हैं, कोई अन्य जगहों पर उनकी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर तय होगी। ये आने वाला समय बताएगा। अभी बहुत जल्दीबाजी होगा। जहां तक भाजपा की बात करना चाहूंगा कि आज सरोज पांडे जी बोल रही थी, सरोज पांडे जी को मुझे बात सुन के हंसी भी आती है कि वो खुद अपने दुर्ग जिले में, दुर्ग शहर जहां से वो विधायक रह चुकी है, महापौर रह चुकी है, वहां वो अपने पसंद के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिला पाई है। भिलाई वो चाहती थी अपने पसंद का कैंडिडेट, वो भिलाई में अपने पसंद के कैंडिडेट नहीं दिला पाई है। तो सरोज पांडे जी का बोलना, चूंकि उनको बोलने के लिए पार्टी की तरफ से बोला गया होगा कि आपको आक्रमण करना, इसलिए वो बेचारी बोली है। अन्यथा वो जितनी वो परेशान है, जितना उनके लोगों को काटा गया है, तमाम पूरी की पूरी टिकटें रमन सिंह जी के हिसाब से बांटी गई है। चाहे वो रायपुर का मामला हो, चाहे नांदगांव का मामला हो, चाहे जगदलपुर का, बस्तर का मामला हो, हर जगह जो है रमन सिंह जी के हिसाब से टिकट बांटी गई है। ये टिकटें पूरी की पूरी जो है रमन सिंह जी जैसा चाहते हुए वैसी बांटी है।
और आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। हमारी तो अभी तो तीसरी टिकट बटी है, और रही बात इनकी टिकट की, 85 टिकटें बटी है इनकी, इसमें से 67 जगह पर इनके झगड़े चल रहे हैं। 67 इन 67 जगहों के लोग ये स्थिति में आगे कई पार्टी छोड़ दी है, कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ दी है, कई नेता पार्टी छोड़ दी है। उसके अलावा गणेश राम भगत जी जैसे आदिवासी नेता, वरिष्ठ नेता, उनके पूरे कार्यकर्ता लोग आकर इनके कार्यालय के सामने धरना देके बैठे हुए हैं, खाना दाना पानी सब लेके आके बैठे हुए हैं। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी पार्टी के और हमारी टिकट की? इनके यहाँ स्थिति यह है कि पार्टी के अंदर में आक्रोश इतना है लोगों का कि अभी से सड़क पे आ गए हैं इनके पार्टी, चाहे वो रायपुर के अंदर उत्तर का मामला हो, चाहे वो ग्रामीण का मामला हो, चाहे वो पश्चिम का मामला हो, हर जगह, मैं सिर्फ रायपुर की बात, पूरे प्रदेश की जब आ रही है, ओपी चौधरी जी का रायगढ़ में विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध है। इनके कोई कैंडिडेट के संबंध में ऐसी फीडबैक नहीं आ रही है, हर जगह ये डैमेज कंट्रोल में रखे हैं। इसलिए आरोप लगाने के लिए, माहौल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की 30 टिकट बटी है तो ऐसी कुछ बातें करें, तो जो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो झगड़ा वहां भी कम से कम दिखे, या लोगों के बीच में ऐसी कोई बात आए। बस इतनी सी बात मुझे लगती है, और बहुत बड़ा इसको महत्व देने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने साहस तो दिखाया, और जिस ढंग के संकेत हैं, पहले 30 नाम घोषित हुए तो 8 लोगों की टिकट तो कांग्रेस ने काट ही दी है। ऐसे में अगर जोड़ा भी जाए तो करीब 2 दर्जन लोगों के नाम तो कटेंगे ही। तो ये भी एक साहसिक कदम होता है किसी भी सरकार में रहे हुए पार्टी का, कि वो अपने विधायकों की टिकट काट रही है। बीजेपी क्या सोचती है? बीजेपी के यहाँ तो विरोध और बगावत के स्वर हमें देखने सुनने को मिल रहे हैं। प्रवीण जी, आप लोग दूसरों के घर में झांक रहे हैं, उनकी तो अभी 30 टिकट आई है, आपकी 85 आ गई, जगह जगह विरोध हो रहा है, बदल भी नहीं सकते, 67 जगह दोनों साइड से आप लोग फंसे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या आम जनता बार बार कह रही है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन मजबूरी पूर्वक इनको सूची जारी करनी पड़ी, और तो और देखिए, जिस प्रकार माता का पावन पर्व चल रहा है, बहुत ही अपमान का विषय है कि इनकी महिला विधायक जो प्रखरता से अपने विषय को लेकर सड़क से लेकर सदन तक उठा रही, उनका टिकट काट दिया जाता है। श्रीमती छन्नी साहू जी का टिकट काटने का आशय क्या था? क्योंकि वो टी.एस. सिंहदेव जी के समर्थक थी और प्रखरता से सारे विषय को रखती थी। तो क्या इनके यहाँ यदि कोई विधायक हो, यदि वो प्रखरता से विषय रखे या सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, तो क्या उनको टिकट काट दिया जाता है? जिस प्रकार देवती कर्मा जी का टिकट काटा गया, ममता चंद्राकर जी का टिकट काटा गया, ये प्रमाणित करता है कि नवरात्रि के पावन पर्व भी ये महिलाओं के विरोधी है। महिलाओं के साथ अत्याचार जितना बढ़ चुका है कि इनके पार्टी में प्रमाणित होता है। जिस प्रकार एक महिला प्रत्याशी के साथ इन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो कह रहे थे कि कार्यक्रम के लिए छोटे, जब से उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी तब से उनके प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 50,000 से अधिक की राशि मांगी जा रही है। तो इनके यहाँ तो कोई लोकतंत्र है ही नहीं, केवल महिलाओं को दमन करने वाली सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि महिलाओं की बात कर रहे हैं नवरात्रि में, आपने नारी शक्ति वंदन विधेयक क्यों नहीं लाया था इतने साल तक? अभी तक कभी लाया नहीं। आज मोदी सरकार ने लेकर आया, वो अधिनियम बन चुका है, तो उनको तकलीफ हो रही है। और रही बात टिकटों की बात करता हूं मैं, इनके बहुत सारे विधायक जो टिकट कट चुकी है वो बागी होने वाले, लगातार सूचना आ रही है। और मैं पूछना चाहता हूं कि छन्नी साहू जी जो विधायक रह चुकी हैं, विधायक हैं वर्तमान में, उन पर चाकू से हमला होता है, सरकार इनकी, विधायक उनकी, और उन पर चाकू से हमला होती है, टिकट उन्हीं की कट और टिकट उन्हीं के कट गई। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या बाकी समान महिला की स्थिति क्या होगी? जिस प्रकार सुकमा में 6 माह की बच्ची के साथ अत्याचार होता है, पर विरोध तो कहीं हो नहीं रहा। उनके कार्यालय में हम आज भी जाके आए, कोई नहीं है, कोई विरोध के लिए नहीं पहुंचा। आज कहीं से ये आज की खबर मैं भी आपको बताता हूं कि जो 8 विधायकों की टिकट कटी है वो एक साथ बैठक कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक निर्णय लेने वाले हैं, और बगावती सुर इनके तो दिखने वाले हैं। जिस प्रकार पिछले बार 2018 में टिकट वितरण जब इनको असंतोष हुआ था इनके यहाँ, तो राजीव गांधी के कार्यालय में, राजीव गांधी जी भवन में, वहां पर शीशे तोड़ दिए जाते हैं, गमले तोड़ दिए जाते हैं। तो इनके यहाँ तो बताइए ना, अभी तो टिकट बांट दिया 30 जन की, बड़ी बात है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल 30 टिकटें बांटी है, 90 विधानसभा में केवल 30, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 85 टिकट बढ़ चुके हैं। निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि इनके अंतर्कला चरम सीमा पर है, और इस जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए तो टिकट घोषित नहीं कर पा रहे। चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे कोयले के दलाली हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे युवाओं का नग्न प्रदर्शन हो, चाहे महिलाओं के केश मुंडवाने का विषय हो, चाहे वो आवास का विषय हो, चाहे शराबबंदी का विषय हो, किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? इसलिए टिकट घोषणा नहीं कर पा रहे। मैं तो चुनौती देकर कहता हूं कि यदि आपने काम किया होता तो 90 के 90 सीट आप घोषित कर पाते।
चलिए, वो तो प्रक्रिया है और दूसरे चरण की भी जल्दी घोषणा हो जाएगी। अब चलते हैं गंगेश जी के पास, फिर आऊंगा। श्री कुमार जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो गंगेश जी, पूरा अब आपसे एक विश्लेषण भी समझना चाहेंगे। कांग्रेस की टिकट भी आ चुकी है, बीजेपी की भी टिकट आ चुकी है। पहली बार कांग्रेस में ऐसा सन्नाटा देखने को मिल रहा है कि टिकट घोषित हो गई, कोई विरोध नहीं हुआ। 8-8 लोगों की टिकट भी कांग्रेस ने हिम्मत करके काट भी दी है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई विरोध नहीं हुआ, मतलब यहाँ आके विरोध नहीं हुआ है, लेकिन अपने स्तर पर अलग अलग जगहों से सूचनाएं आ रही हैं कि उनके वहाँ के अपने स्तर पर मीडिया के बीच भी लोग जारी कर रहे हैं बयान। और हमने तो ये भी सुना है कि अभी जिनकी टिकट घोषित नहीं, कुछ ऐसे विधायक दिल्ली चले गए हैं और कुछ आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में हैं। लेकिन अभी जो टिकट वितरण हुआ है, इसमें मेरे हिसाब से कांग्रेस ने अच्छी कहना चाहिए जिताऊ उम्मीदवारों के चयन में कहीं ना कहीं सख्ती बरती है, ये दिख रहा है इस टिकट में। और खास तौर पे जो जितने जो मंत्री रिपीट किए गए हैं, ये पिछली बार जो सर्वे आया था उसमें कुछ मंत्री ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2-3 महीने, ये 3 महीने पहले के सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, जब 37 लोगों का जब नाम आया था परफॉर्मेंस को लेकर, और भूपेश बघेल जी ने सबको चेतावनी दी थी कि आप लोग अपने अपने परफॉर्मेंस सुधार लीजिए। तो हो सकता है इस बीच में इन लोगों ने अपने परफॉर्मेंस सुधारा हो, तो वो एक मैटर करता है। लेकिन कुछ जो नए चेहरे उतारे हैं, निश्चित तौर पर नए चेहरे उतारने का दोनों ही पार्टी को फायदा मिलता है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह रहती है कि जो नया चेहरा आता है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहती, किसी तरह की कोई सोच नहीं रहती जनता की, तो अक्सर मतदान जो उनके पक्ष में पड़ता है। तो एक तरह से एक बैलेंस बना के टिकट वितरण का प्रयास पहले चरण में किया गया है। और वहीं एक टिकट जो नई आई है जगदलपुर की, वो बल्कि थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। जगदलपुर का इसमें आ जाना चाहिए था इस सूची में नाम, लेकिन हमने सुना कि 17 तारीख को और एक दूसरी सूची आ रही है, उसमें उसका भी डिक्लेरेशन हो जाएगा। करीब 60 सीटों पर आने वाली है। तो मुझे लगता है 17 या 18 तारीख को जब भी टिकट आएगा, जब दूसरी सूची आएगी, तो पूरी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कांग्रेस। क्या लग रहा है किसके पल्ले में ज्यादा भार दिख रहा है? दिग्गज है एक तरफ, तो लिस्ट हम देखते हैं तो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री रविंद्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत, सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। उसका भी असर पड़ता है। इस वजह से भी थोड़ी जो नाराजगी जैसी बातें हैं वो दबी हुई है, अभी सामने नहीं आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जो दिग्गज है उनको उतरना ही था, क्योंकि पिछले चुनाव के इन लोगों ने सब जीत के, सारे लोगों ने वहां पे मैदान मारा था और बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। और लगातार इनका कार्य लगभग 5 साल तक, इनका कार्य जैसा भी हो, लेकिन भूपेश बघेल की इमेज जो है पिछले 5 साल तक बहुत अच्छी बनी। खासतौर पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे वर्क हुआ वो, छत्तीसगढ़ियावाद पे जो काम हुआ वो, इसको लेकर मुझे लगता है कि आम जनता की बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नाराजगी वाली बात नहीं है, जिसका फायदा इनको मिलेगा। वहीं देखिए, भाजपा ने भी अपने उतारे हैं कैंडिडेट, लेकिन वो चेहरे सब पिछली बार के हारे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है ना कहीं न कहीं ये कांग्रेस की का पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है बीजेपी को। ठीक है श्री कुमार जी, आप लोग ने जो प्रयोग किया है उसमें टिकट काट रहे हैं, लेकिन ये सवाल बीजेपी से भी जब वो टिकट काटती है अपने विधायकों की तो पूछा जाता है। तो आप लोग से भी हम यही पूछते हैं कि भाई जब आपकी सरकार अच्छी काम कर रही है, आपके नेता बढ़िया हैं, तो विधायकों के साथ ये आप लोगों की इतनी निर्दयता क्यों है? भाई उनके क्यों टिकट काट रहे हो? उनको भी आप आगे कर देते। आखिर वो तो वोट पाएंगे पार्टी के नाम पे, नेता के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे। उन्होंने क्या गलती की? उनके टिकट क्यों काट दिया आप लोगों ने? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी भी टिकट काटती है, आवश्यकता पड़ने पर भाजपा भी काटती है, लेकिन भाजपा के अंदर लोकतंत्र नहीं है। भाजपा के अंदर जो आज चल रहा है पिछले 9 साल में, और खासकर विशेषकर सेकेंड टर्म में, जब पिछले 3-4 सालों में मोदी जी और शाह जी जिनको चाहते हैं उनको टिकट मिलती है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा गुजरात मंत्रिमंडल बदल जाए, उनका पूरा कैरियर वो खत्म कर देते गुजरात के लोगों का। छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा के अंदर में पिछली बार उन्होंने वही किया। पूरे के पूरे जो लोग सालों साल से भाजपा का काम कर रहे थे, एक झटके में बेचारे जो 5 साल पूरा मेहनत किए थे लोकसभा में, उनको पूरा काट दिया गया। मध्य प्रदेश में वही काम किया गया, वही काम उन्होंने दिल्ली में किया, तमाम ऐसे जगहों पर जहां जहां भी मोदी शाह जी की चली है, महाराष्ट्र में हर जगह उन्होंने अपने पसंद के लोगों को, भाजपा को, अब भाजपा पुरानी भाजपा नहीं रही, अब सिर्फ मोदी शाह जी की पार्टी नहीं है। वो लोग अपने पसंद के लोगों को, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव टिकट बांटने का मामला रहता है, चाहे बिहार में, हर जगह स्थिति ऐसी बना दी है कि सिर्फ वो अपने लोगों को बांटने के उसमें रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में वो बात नहीं दिखेगी आपको। कांग्रेस पार्टी के अंदर में ब्लॉक स्तर से पैनल मंगाए गए, पैनल पे चर्चा हुई, वहां से
छटनी करके जिले में भेजा गया, जिले के अंदर से फिर पैनल बने, उसके बाद में प्रदेश में गया, प्रदेश के बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जो सीसी हमारी है या चीफ इलेक्शन कमेटी है उसमें ये तय किया गया। इनके यहाँ आपको याद होगा मोहन जी, आप सजग पत्रकार है, गंगेश जी भी हैं, पिछले बार ये हर जिले में भाजपा इन लोगों ने एक बक्सा रखा था, हर विधानसभा में बक्सा रखा था, बक्से में रख के कैंडिडेट मंगाए थे कि वहां पे कैंडिडेट के लिए लोग प्रस्ताव दे, पब्लिक आम आदमी या कोई भी लोग जाके वहां पर अपने सुझाव दे सके। इस बार वो बक्सा इनका कहाँ गायब हो गया। उसके अलावा आप पता लगाएंगे इस बार इनकी प्रदेश के अंदर भाजपा की चयन समिति की बैठक तक नहीं हुई है। भाजपा की चयन समिति की बैठक नहीं, पूरी की पूरी टिकट दिल्ली से बढ़ती है। दिल्ली में अमित शाह जी, मोदी जी बुलाते हैं, वहां बैठक लेते हैं और वहां बैठक लेने के बाद वहां से टिकट की लिस्ट आ जाती है, यहाँ पता ही नहीं चलता। आज इनके 67 सीटों के अंदर में विवाद क्यों है? 85 में 67 सीटों में विवाद होने का कारण यही है कि यहाँ पर कुछ लोगों के कहने पर जो टिकट बांटी गई है, इसके कारण चाहे वो दरसीवा का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ के अंदर में हो, चाहे जहां पर भी हो, जहां बड़े बड़े दिग्गज इनके लड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत प्लान तरीके से ओपी चौधरी को लाया था, ओपी चौधरी जी उमेश पटेल जी के सामने से भाग गए और भाग के दूसरी सीट अलीपुर जा रहे हैं, वहां पर भी उनकी स्थिति वही बन रही है विरोध का। तो हर जगह जहां पर भी इन्होंने बांटा है टिकट, वो अमित शाह मोदी जी के हिसाब से बांटा है और इनकी टिकट बंटने में ज्यादा किसके हिसाब से बांटे हैं कि विधायकों के टिकट कट गई? इनके रिपोर्ट आधार बने जी। आप लोग ने कैसा किसके आधार पर टिकट बांटी है जिसकी विधायकों की टिकट कट गई है? इतनी खराब रिपोर्ट है क्या विधायकों? देखिए, टिकट काटना, टिकट हमने काटा नहीं है। टिकट काटने के अलावा लोगों की जिम्मेदारियों के संबंध में देखिए 5 साल का परफॉर्मेंस के बाद में बहुत सारे लोगों की क्षमताओं का आंकलन किया जाता है। उनमें कई ऐसे रहते हैं जिनको ऊंचे जगह पे जाने के लिए, चाहे वो संगठन में काम करने के लिए हो, चाहे वो आगे चलकर लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद आने वाले समीकरण के हिसाब से देखना पड़ता है। जाति समीकरण की बात आती है, कई ऐसे प्रयास रहते हैं जिसमें वो सबसे बात करके लोगों को समझा के कहीं कोई थोड़ी बहुत 1-2 जगह की बात रहेगी तो बात अलग है। और हमने कार्यकर्ताओं से भी बात किया, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया है, नेताओं का फीडबैक लिया है। उसके अलावा हमारी अपने सर्वे की रिपोर्ट हुई है, आम पब्लिक से बात की गई है कि भाई कहाँ क्या स्थिति बनती है, कैसा क्या रहेगा। कई जगह जाति समीकरण की स्थिति रहती है। इन तमाम बातों को देखते हुए हम लोगों ने टिकट का निर्णय लिया है। इसलिए जो टिकट बटा है बिल्कुल सही टिकट बटे हैं और इन 30 सीटों में ऐसा कोई आपको विधानसभा नहीं दिख रहा होगा जहां पर हम लोग कहीं भी कमजोर दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि जो राजनांदगांव के अंदर हम लोगों ने कैंडिडेट दिया है, आज वहां जिनको दिया गिरीश देवांगन जी को, आज बीजेपी की जो परेशानी दिख रही, बीजेपी की जो हड़बड़ाहट दिख रही, जो एक विचलित दिख रहे हैं बीजेपी के नेता, उसका कारण यही है कि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर जो तरीके से टिकट बांटी जा रही है, हर विधानसभा में उनके नेताओं को घेरने का, उनके नेताओं को कहीं ना कहीं वहीं पर बांध के रखने का जो काम है वो होगा और कहीं ना कहीं इनको बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी राजनांदगांव से जुड़ा हुआ सवाल, आप लोग बोलते हैं आवेदन मंगाते हैं, लेकिन आवेदन बिना मंगाए गिरीश देवांगन को टिकट दे दिया राजनांदगांव से। देखिए वो देखिए हमारे सामने रमन सिंह जी के सामने जब टिकट देना हो तो कहीं ना कहीं इनके मुख्यमंत्री है, 3 बार मुख्यमंत्री है, तो हमको देख कर देना पड़ेगा। इस समीकरण के तहत गोलमोल जवाब दे रहे हैं वहाँ सर्वोत्तम रहेगा। ब्लॉग में बताइए गिरीश देवांगन जी का नाम था क्या, किसका वहाँ पर उनको टिकट कैसे दे दिया गया? अब आपके पास उत्तर नहीं है, अब आपके आला कमान के पास उत्तर नहीं है। क्या भूपेश बघेल जी के करीब होने के चलते उनको टिकट मिला? अभी तो आप बात कर रहे थे कि ब्लॉक से जिले के पास से सीधा राज्य के पास, राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा टिकट। कैसे दे दिया गया गिरीश देवांगन जी को टिकट? में पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया आपका लोकतंत्र? यही तो विरोधाभास है, आपका दोहरा चरित्र है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके विधायकों ने कोई कार्य नहीं किया। गुरु रुद्र कुमार जी की ठीक है, बीजेपी पूछ रही है कि भाई उनका नाम बोले, चन्नी साहू काम की, ममता काम करी, देवती जी काम तो क्यों काट दिया गया? क्या छन्नी जी ने अगर आवाज उठाई तो आवाज उठाना सजा मिलता है? आवाज उठाने की सजा मिल गई उनको टिकट काटने का? पूछता हूं मैं, छन्नी साहू जी की आप बात कर रहे हैं, उन पर हमला होता है और किसी बड़े नेता ने कोई स्टैंड नहीं लिया। भाई ये तो सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत सवालिया निशान है कि एक विधायक महिला पर चाकू से हमला हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती बेचारी अबला महिला, क्योंकि आपकी सरकार ने सबको अबला बना दिया। सबला तो कोई नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं को अपने केश मुंडवाने पड़ जाते हैं, युवाओं को नग्न होना पड़ जाता है, 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कौन सुरक्षित है? मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आपने
कहता कि विधायक आपने कहा था कि छन्नी साहू जी ने अच्छा काम किया, पुकारा आपने, तो उनकी टिकट क्यों काट दिया आपने? देवती कर्मा जी की टिकट क्यों काट दिया आपने? ममता चंद्राकर की टिकट क्यों काट दिया? गुरु रुद्रकुमार को आपकी टिकट क्यों, अपनी सीट बदलनी क्यों पड़ी, मैं पूछना चाहता हूं। और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले गिरीश देवांगन को टिकट आपने किस मुंह से दिया? एक तरफ तो कह रहे थे कि आपके ब्लॉक के बाद जिला के बाद प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बैठकें होती है और केवल जो नाम पैनल में आए उस पर चर्चा होती है, और एक तरफ आप गिरीश देवांगन को टिकट दे देते हैं। पैराशूट लैंडिंग करने वाले केवल एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आपके यहाँ एक ही परिवार जो है वो पार्टी का रूप धारण करता है। ठीक। चलिए गंगेश जी से एक समझने की कोशिश करते हैं टिकट वितरण को के बाद की जो स्थितियां बन रही है। गंगेश जी, पहले चरण की अगर सीटों पर नजर डालें, 20 सीट है, क्या देखते हैं? कांग्रेस से कौन है, बीजेपी से कौन है? मंत्रियों को एक तरफ कर दे तो वहां तो केवल एक ही मंत्री है, 2 मंत्री का नाम है। चलिए, तो उनको किस पलड़े में आप देखते हैं कि पहले चरण में कौन भारी है? देखिए, पहले चरण में खासतौर पे बस्तर का और नांदगांव क्षेत्र का मतदान होना है। तो उसमें देखा जाए तो बस्तर में वर्तमान मंत्री वर्सेस पूर्व मंत्री वाली स्थिति है। लगभग वहां पे बैंस गागड़ा, केदार कश्यप, ये सब मंत्री उतारे गए हैं। उसके अलावा और भी सदस्य हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे उनकी जगह, ये सब पिछली बार हार गए थे चुनाव, उनकी जगह भाजपा किसी नए चेहरे को उतारती, या पार्टी के जो ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि टिकट मिलनी चाहिए थी, ऐसे व्यक्ति को उतारती तो मुझे लगता है कहीं ज्यादा फायदे में रहती। अभी तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा कुछ भारी नजर आ रहा है उनके मुकाबले। बस इधर कहना चाहिए नांदगांव साइड की तरफ देखें तो वहां पर भी थोड़ा सा पलड़ा भाजपा का भी भारी दिख रहा है। जैसे देखिए, डॉक्टर रमन सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के नाम से नहीं थी, उनके मंत्रियों के नाम से थी। हम लोगों ने सबने देखा है। तो मुझे लगता है कि उनके सामने गिरीश देवांगन जी को उतार के एकदम से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कमजोर कैंडिडेट उनके हिसाब से उतारा गया है, मेरे हिसाब से। और इसी तरह से बाकी चेहरे में भी यहाँ पर थोड़ी सी थोड़ा सा पलड़ा जो है भाजपा का भारी दिखता है। ठीक है, तो 2 भाग में अगर पहले चरण की सीटों को हम बांट दें तो जो बस्तर की सीटें हैं, जिसमें कांकेर भी शामिल है, उसको थोड़ा कांग्रेस के लिए एडवांटेज माना जा रहा है, क्योंकि मंत्री पुराने ज्यादा उतार दिए हैं बीजेपी ने। वहीं अगर राजनांदगांव का जो साइड है, वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां तो बीजेपी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान, क्योंकि टिकट वितरण में थोड़ी गलती कर दी है, ऐसी बात आ रही है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। श्री कुमार मेनन जी, इस तरीके के विश्लेषण के बाद चैलेंज आप लोगों का बढ़ गया है। बस्तर में चलिए आप लोग खुश हो जाइए, लेकिन राजनांदगांव साइड में आप लोग को नुकसान है। लेकिन इन 20 सीटों में ज्यादातर सीटें तो आपके पास है, माइनस होगा तो कांग्रेस होगी, 1 सीट बस जीती है बीजेपी। सवाल ही नहीं है। देखिए, जो आंकलन आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारी जो सीटें हैं, जो नाम काटे भी गए हैं, वहां लगभग जो कैंडिडेट के नाम दिए, जो सबसे सर्वोत्तम कैंडिडेट थे उनको नाम तय किए गए हैं। और कोई भी ऐसी टिकट बांटने के पहले बहुत हर स्तर पे ठोक बजा के देखा जाता है कि भाई क्या स्थिति रहेगी, हर समीकरण के हिसाब से देखा जाता है। तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कोई भी एक सीट, और नांदगांव के रिजल्ट अप्रत्याशित रहेंगे। आपको बता दूं मैं, आपका भले आंकलन होगा नांदगांव के रिजल्ट के बारे में या गंगेश जी का, लेकिन मेरे हिसाब से नांदगांव के अंदर समीकरण पूरा चेंज हो गया है। इसलिए कल से लेकर आज तक जो स्थितियां बन रही हैं, वहां पर आम जनता ग्रामीण इलाकों के अंदर में गिरीश देवांगन जी का इतना अच्छा, क्योंकि उनका नानी गांव है वो, और उनका परिवार वहां सालों साल से रह रहा है। जिस समय रिजल्ट आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय जब लिया है तो क्या सोच कर लिया और क्यों लिया है और क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, चलिए, कांग्रेस तो खारिज कर रही है इस तरीके की बातों को, लेकिन बीजेपी क्या सोचती है? बीजेपी बस्तर में डाउन, राजनांदगांव में फायदे में। प्रवीण जी, क्या टिप्पणी है? देखिए, बस्तर और राजनांदगांव के लिए मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूं कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ रोष है। जिस प्रकार झूठा जन घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, कहा था शराबबंदी करेंगे, अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, टैक्स हाफ तो करेंगे। बाद में आएगा मुद्दा, पहले चेहरा देखेगा, चेहरा कौन है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए जिस प्रकार जनता ने विश्वास किया था, लेकिन उस विश्वास को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। आज इनके कद्दावर मंत्री अपने वादों को नहीं गिना पा रहे। एक तरफ टीएस सिंहदेव कहते हैं कि केवल 12
वादा पूरा हुआ है। वहीं बघेल जी झूठ की पराकाष्ठा कहते हैं कि 36 के 36 वादे पूरे हो गए। यदि पूरे वादे पूरे हो गए तो बेरोजगारी भत्ता केवल 1 लाख को क्यों दे रहे हो? आपने कहा था 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा था अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। यूजर चार्ज तो आपने लगाकर संपत्ति कर हाफ करने के बजाय उल्टा डबल कर दिया है। जनता परेशान है। कैंडिडेट का कहां इसमें रोल है? कैंडिडेट का रोल देखिए, वही तो कह रहा हूं मैं कि सरकार के पास चेहरा नहीं है, इसलिए चेहरे बदलने पड़ रहे हैं। एक तरफ पहले कहते थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, प्रत्येक विधायक ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्यों आपने विधायक के टिकट काटे? देखिए, मैं इनका पैमाना बताता हूं कि इनके यहां केवल भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। जो सर्वाधिक भ्रष्टाचार करेगा उसकी टिकट बची रहेगी। मैं निश्चित तौर पर प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं कि उन 8 विधायकों ने भ्रष्टाचार कम किया है, सरकार को पैसा कम भेजा है। श्री कुमार जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा और उन विधायकों के टिकट काटी गई जो कि जिसका कोई गॉडफादर नहीं था, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए आप लोग ने टिकट काट दी। देखिए, भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है? जो 15 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ को लूट खसोट करके बर्बाद करने का काम जिन्होंने किया, जिनको जनता ने इसलिए नेपथ्य में डाल दिया, 14 सीट में ला दिया, वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनौती देकर कहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 काम गिना दीजिए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किसी ने देखी है तो इस राज्य ने देखी है, जहां पर शराब के घोटाले होते हैं, कोयले की दलाली होती है, पीएससी तक में घोटाला होता है, घोटाला होता है, जहां पर 99 ऐसे लोग उत्तीर्ण कर दिया जाता है जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। प्रत्येक क्षेत्र भ्रष्टाचार करने वाले किस विषय से आप भ्रष्टाचार की बात करोगे? आपने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया, उल्टा आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। प्रत्येक क्षेत्र भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ चुका है इस राज्य में। एयरपोर्ट सबको बेच देने वाले लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। शराबबंदी क्यों नहीं लागू कर देते? अरे मैं पूछता हूं कि आपके जन घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 14 में था, आपने कहा था शराबबंदी लागू करेंगे, अब आप क्यों मुकर गए? कहता हूं कि कब शराबबंदी होगी, डेट बता दीजिए, आप डेट बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने मंत्री कह चुके हैं कुछ भी हो जाए शराबबंदी लागू नहीं होगी। आपने लोगों को झूठा आपने आश्वासन दिया था। कोरोना काल हो चाहे वर्तमान परिस्थिति देख लीजिए, आपने शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन शराब की घर घर होम डिलीवरी करने वाले किस शराबत की बात करोगे? सनातन विरोधी है आप लोग, सनातन विरोधी है। गंगा जल की झूठी कसम खाई थी आपने और कहा था कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी तो हुआ नहीं, उल्टा इस प्रदेश को भ्रष्टाचार की भेंट में आपने झोंक दिया। ठीक है, चलिए, ये तो उम्मीदवार अब सामने आ चुके हैं, मैदान में जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से इनकी जो जंग है सियासी वो हमें देखने को मिलेगी और उसके बाद हम तय कर पाएंगे कि किसके दांव पेच में कितना दम है। लेकिन अब खिलाड़ी तय हो चुके हैं। मैच के पहले खिलाड़ियों को देखकर ही काफी हद तक मैच का अंदाजा लगाया जाता है कि किसकी टीम में कितने बॉलर, किसके टीम में कितने जो बैट्समैन हैं, तो उसके हिसाब से हमने आकलन करने की कोशिश की। लेकिन असली मुकाबला मैदान में उतरने के बाद होगा, जो कि अब शुरू होने जा रहा है। परिणाम जनता तय करेगी, इसलिए हमको इंतजार करना होगा। समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुमार मेनन जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करता हूं और आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।